लेकिन आज का अखबार जब आप पढ़े होंगे तब आपको लगा होगा कि आज का अखबार जहाँ है जुमलों की भरमार। क्या लिखा गया है इसमें? पहला, अब की बार महिलाओं को खुशियाँ अपार, और महिला को बिठाया कहाँ गया है? किचन में। यही इनकी मानसिकता है कि महिलाएं सिर्फ और सिर्फ खाना बना सकती हैं। महिलाएं होती ही हैं पुरुषों की सेवा करने के लिए। पहले अपने जो है बाप की सेवा करें, फिर पति की सेवा करें, फिर अपने बच्चे की सेवा करें। यही समझदारी है इन लोगों की महिलाओं को लेकर के। इसीलिए मोहन भागवत कहते हैं कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर आप महिलाओं को खुशियां अपार देने की बात कर रहे हैं तो महिलाओं को खुशियां अपार गैस चूल्हे से नहीं, उनको जब तक हम विश्वविद्यालयों में नहीं पहुंचाएंगे, उनको स्कूलों में नहीं पहुंचाएंगे, उनको कामकाजी जगहों पे नहीं पहुंचाएंगे और सुरक्षित माहौल नहीं देंगे जहां उनको निर्भया न बनना पड़े, तब तक उनके लिए खुशियां अपार नहीं है। रही बात साइंटिफिक टेम्परामेंट की, तो इस देश में जिस तरीके से अंधविश्वास फैलाया जा रहा है उसको हमको सवाल बनाना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग स्मार्टफोन यूज करते होंगे और स्मार्टफोन पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आता होगा, जय माता दी, जय माता दी, जल्दी से 10 लोगों को भेज दीजिए, मनोकामना पूरी हो जाए। और ये कहा जाता है सत्यमेव जयते। मोदी जी, सत्यमेव जयते होगा, क्योंकि सत्य की जय होती है। आप अपने हारने का इंतजार कीजिए, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी सरकार झूठ पर टिकी हुई है, जुमलों पर टिकी हुई है। बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो लोग समाज को बदलने की लड़ाई लड़ रहे हैं वो राजनीति को बदलने की लड़ाई में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। हमको लगता है कि जो समाज को बदलने वाले लोग हैं उनको बढ़ चढ़ करके राजनीति को बदलने का रास्ता अख्तियार करना चाहिए, और न सिर्फ गांव में साक्षरता अभियान के लिए, न सिर्फ माल न्यूट्रिशन के खिलाफ, एड्स के अवेयरनेस के लिए, सबको रोजगार दिलाने के लिए, साफ सफाई के लिए, बल्कि गांव के अंदर जो पंचायत का चुनाव होता है उसमें मुखिया कौन बनेगा इसमें भी उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिसी मेकिंग का टाइम है। ये जो करेंट पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें अल्टरनेट ढूंढने का सवाल नहीं है, एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स देने का सवाल है। और इसीलिए पंखुड़ी से सहमत होते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जो तमाम तरीके के सामाजिक आंदोलन चल रहे हैं उन तमाम सामाजिक आंदोलनों को एकजुट करना जरूरी है, और सामाजिक आंदोलन खड़ा करना है इस देश की अर्थव्यवस्था और राजनीति को एक साथ बदलने के लिए। तभी इस देश में क्रांति संभव है, तभी इस देश में बदलाव संभव है, तभी सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है समाज को बदलने का, उस बदलाव में हमको सफलता मिल सकती है। ये बात हमको मजबूती से अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। हम विद्यार्थी हैं, हमारा काम पढ़ाई करना है और हम पूरी शिद्दत से इस काम को करना चाहते हैं। भगत सिंह ने कहा था कि विद्यार्थियों का खास काम है पढ़ाई करना, इन्हें उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आसपास उनके जीवन में क्या हो रहा है, अगर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो वो खुद को उससे मुंह मोड़ करके नहीं रख सकते हैं। अगर हम आज बोल रहे हैं कि देश के अंदर सांप्रदायिकता बढ़ा है, देश के अंदर असहिष्णुता बढ़ा है, तो हम सिर्फ अपनी किताबों में उलझ करके नहीं रख सकते हैं। हम कौन जीतेगा ये नहीं मालूम है, लेकिन किसको हराना है ये बात हमको तय करनी पड़ेगी। ये चुनौती, ये विकल्प आज हमको देखना पड़ेगा। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, कैंडिडेट कौन होगा, इससे मतलब नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कौन नहीं होगा इससे हमको जरूर मतलब होना चाहिए। कितने इंच का सीना है नहीं मालूम, लेकिन चेहरा खूंखार है ये मालूम है। और ये खूंखार चेहरा सिर्फ 2002 में नहीं दिखा है, ये दादरी में भी दिखा है, और ये मुजफ्फरनगर में भी दिखा है, ये रोहित वेमुला के केस में भी दिखा है, और ये जेएनयू के केस में भी दिखा है, और डेल्टा मेघवाल के केस में भी दिखा है। ये खूंखार चेहरा लगातार खून बहा रहा है इस देश के अंदर, दलितों का, पिछड़ों का, महिलाओं का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का, और इन सबको यदि आप मिला देंगे तो बहुसंख्यकों का। ये समय, ये चुनौती हमारे सामने में है। पहला बार जब आप सुने होंगे तो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सुनने में अच्छा लगा हुआ, लेकिन आज का अखबार जब आप पढ़े होंगे तब आपको लगा होगा कि आज का अखबार जहाँ है जुमलों की भरमार। क्या लिखा गया है इसमें? पहला, अब की बार महिलाओं को खुशियाँ अपार, और महिला को बिठाया कहाँ गया है? किचन में। यही इनकी मानसिकता है कि महिलाएं सिर्फ और सिर्फ खाना बना सकती हैं। महिलाएं होती ही हैं पुरुषों की सेवा करने के लिए। पहले अपने जो है बाप की सेवा करें, फिर पति की सेवा करें,
फिर अपने बच्चे की सेवा करें। यही समझदारी है इन लोगों की महिलाओं को लेकर के। इसीलिए मोहन भागवत कहते हैं कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर आप महिलाओं को खुशियां अपार देने की बात कर रहे हैं तो महिलाओं को खुशियां अपार गैस चूल्हे से नहीं, उनको जब तक हम विश्वविद्यालयों में नहीं पहुंचाएंगे, उनको स्कूलों में नहीं पहुंचाएंगे, उनको कामकाजी जगहों पे नहीं पहुंचाएंगे और सुरक्षित माहौल नहीं देंगे जहां उनको निर्भया न बनना पड़े, तब तक उनके लिए खुशियां अपार नहीं हैं। आगे क्या लिख रहे हैं? कह रहे हैं युवाओं के लिए बढ़ गया रोजगार। मोदी जी, आपने पैदा करने का वादा किया था 2 करोड़ और नहीं पैदा कर पाए 2 लाख। ये इनकी सच्चाई है। और विकास की रफ्तार, विकास किसका हो रहा है? इस देश के अंदर जो गरीब हैं वो गरीब हो रहे हैं और जो अमीर हैं वो अमीर हो रहे हैं। किसका विकास हो रहा है? किसका जो है अंतालिका बन रहा है? किसके जो हैं, जो शीशे वाले ऑफिस हैं वो उसके जो मंजिलें हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और किनकी झोपड़ियों को उजारा जा रहा है? ये सवाल आज हमारे सामने है। और अंतिम बात बहुत अच्छे से लिखा है। क्या कहा है? मेरा देश बदल रहा है। सही बात है। मेरा देश लोकतांत्रिक से गैर लोकतांत्रिक हो रहा है। मेरा देश सेकुलर से कम्युनल हो रहा है। मेरा देश जहां सबके लिए सहमति और असहमति की जगह थी, वहां किसी को सुनने और बोलने की आज़ादी नहीं दे रही है। हमारा देश बदल रहा है। हमारा देश सांप्रदायिक हो रहा है। और किस ओर बढ़ रहा है? हमारा देश फांसीवाद की ओर बढ़ रहा है। और फांसीवाद की ओर बढ़ रहा है, शायद इसी का नतीजा है कि इस देश के अंदर सत्ता का केंद्रीकरण किया जा रहा है। पहले क्या कहा जाता था? केंद्र सरकार। अब क्या कहा जाता है? मोदी सरकार। ऐसा लगता है जैसे एक ही आदमी सरकार चला रहा हो, दूसरा कोई मंत्री नहीं हो इनके सरकार में। सिर्फ एक ही आदमी का फोटो रहता है, मोदी जी का फोटो रहता है। अच्छी बात है। ये जो सत्ता का केंद्रीकरण है ये खतरनाक है। और इस केंद्रीकरण के खिलाफ जो कहा पंखुरी ने, मैं उससे सहमत हूँ कि हमको किसी केंद्रीकरण के प्रति नहीं जाना है, किसी सेल्फी की बीमारी की तरफ नहीं जाना है, हमको किसी एक व्यक्ति पे केंद्रित होकर के अपना आंदोलन नहीं चलाना है। हमको मुद्दे पे अपने आंदोलन को केंद्रित करना है। और आज के समय में अगर हमारा सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो मुद्दा ये है कि हम जमहूरियत को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे और इस देश के अंदर जो 65% नौजवान हैं उनके लिए शिक्षा और रोजगार की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। यही हमारा सबसे बड़ी चुनौती है, हमारा सबसे बड़ा लड़ाई है। पूरे देश के अंदर चल क्या रहा है? एक विधायक है बीजेपी का, आज उसका मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, तो उसने कहा है कि जेएनयू में बहुत बलात्कार होता है और कहा है कि जेएनयू आपराधिक गतिविधियों का अड्डा है। उसका नाम क्या है? अज्ञान देव बेहुदा। ये जो अज्ञान देव बेहुदा है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, कि इस देश के अंदर राजनीति का जिस तरीके से पतन हुआ है वो अपेक्षित था। अपेक्षित इसलिए था कि जिनको राजनीति में जाना चाहिए था वो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर सिर्फ अपने काम धंधों से मतलब रखे। राजनीति को उन्होंने उन नकारे लोगों के भरोसे छोड़ दिया। और आज राजनीति की भाषा क्या हो गई है? उत्तर प्रदेश में एक नेता ने कहा मोदी जी बच्चा नहीं पैदा कर सकते। उसके जवाब में बीजेपी के नेता ने कहा आप अपनी बेटी को भेज दीजिए। ये राजनीति की भाषा है। शर्म आती है। शर्म आती है कि ऐसे लोग हमारे नेता हैं। शर्म आती है कि ऐसे लोग हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं। और फिर भी अगर हम कहते हैं कि हम सामाजिक बदलाव करेंगे, राजनीति को छोड़कर हम समाज बदलेंगे, चुनाव को छोड़कर, हमको लगता है कि ये सबसे बड़ा बचकाना है। हम तमाम लोगों को, चाहे वो यूथ हों, विद्यार्थी हों, पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि नमक तेल से लेकर पोलियो टीका से लेकर मलेरिया के टीके तक, क्या सही है क्या गलत है, क्या खाना है क्या पीना है, किसको पढ़ना है किसको पढ़ाना है, ये तमाम चीज़ें जब राजनीति से तय हो रही है, हमको अपनी राजनीति तय करनी पड़ेगी। ये बात हमको आज समझना पड़ेगा। इस देश के युवा आज इस बात को समझेंगे कि उनकी आबादी अगर 65% है तो 65 वर्ष की उम्र वाला व्यक्ति उनका नेता कैसे है, ये सवाल उनको तय करना पड़ेगा। इसीलिए हमको लगता है कि इस देश के अंदर जो नौजवान हैं, और नौजवान कहने की बात सिर्फ उम्र से नहीं है, नौजवान वो भी हैं जो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते हैं, वो तमाम लोग नौजवान हैं। मैं कई बार इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ, क्योंकि हमारे पास 2 तरीके के पत्र आते हैं। एक पत्र भक्तों का होता है जिसमें वो भारत माता की जय बोलते हुए मेरी माँ बहन को गाली देते हैं और मेरी बहन के साथ बलात्कार करने की बात करते हैं। ये भारत माता के भक्त हैं। और दूसरे तरीके का पत्र जो आता है
उसके उम्र का जो दायरा है वो 8 वर्ष से लेकर के 88 वर्ष तक का है। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो वो 8 वर्ष का लड़का भी नौजवान है, वो 88 वर्ष का बूढ़ा भी नौजवान है, जो इस स्थापित सत्ता को चुनौती देना चाहता है, इस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलना चाहता है, और जो एक झूठ हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है उस झूठ को खारिज करना चाहता है। और हमारी नौजवानी का दायरा इतना बड़ा है, हमारी रूमानियत का, हमारी समझदारी का दायरा इतना बड़ा है, जब हम इस समाज के अंदर तमाम उम्र के लोग जो सच को सच और गलत को गलत कहना चाहते हैं, हम उनको अपना मुहिम में शामिल करना चाहते हैं। और इस मुहिम को इतना आगे ले जाना चाहते हैं कि जो सपना आज तक हम लोग देखते आए हैं, जो सपना हमको दिखाया गया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, गांधी, भगत सिंह, पेरियार, फूले, तमाम लोगों के द्वारा जो सपना हमको दिखाया गया है, जो इस देश के अंदर ट्रेडिशन रहा है कबीर और गुरु नानक का, उस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए हमको यह स्थापित करना पड़ेगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत के अंदर अगर शासन होगा तो संविधान के हिसाब से होगा, और भारत की परंपरा अगर कोई होगी तो वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा होगी, और भारत के अंदर कोई तहजीब होगी तो गंगा जमुनी तहजीब होगी। ये बात हमको आज तय करना पड़ेगा। ऐसे माहौल में जब हम जिंदा हैं, जहां हर तरफ नफरत को फैलाया जा रहा है, जहां हर तरफ झूठ को फैलाया जा रहा है, एक हमारी नेता हैं, हमारी साथी हैं, खुलेआम एक पत्रकार कहता है कि आइए हम आपके साथ सेक्स करना चाहते हैं इंडिया गेट पे। हमारी एक कार्यकर्ता हैं, एक नेता हैं, जब वो गई हैं बाहर स्टूडेंट के बीच में कैंपेन करने के लिए, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। आप देखिए कि जो लोग बोलते हैं, जो लोग लिखते हैं, उनके बाहर काले झंडे लेकर के लोग पहुंच जाते हैं। ये जो माहौल पूरे देश के अंदर खड़ा किया जा रहा है, अगर इस माहौल के खिलाफ नौजवान नहीं बोलेंगे तो इस देश को बचाना मुश्किल हो जाएगा। और बात सिर्फ बोलने की नहीं है, बात सिर्फ बोलने की नहीं है, जो हम बोलते हैं उसको हमको अपने जीवन में उतारने की भी है। कुछ लोग आकर के कह रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ मोदी के खिलाफ बोलते हैं। हमने बार बार कहा कि हम मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। मोदी जिन नीतियों को लेकर के चल रहे हैं, जो नीतियां बुनियादी तौर पर लोगों के खिलाफ है, बहुसंख्यक के खिलाफ है, हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं। और वो नीतियां क्या है? वो नीतियां ये है कि इस देश के अंदर लगातार जो धन कुबेर हैं उनकी धन संपदा बढ़ती जा रही है, और जिनका वोट लेकर के लोग सरकारों में जा रहे हैं उनको लोग 5 साल के लिए भूल जा रहे हैं। हमारा एक सवाल है कि इस देश के अंदर जो संविधान है और उसमें जो समानता की बात की गई है, उसमें जो न्याय की बात की गई है, हम उसको जमीन पे उतारना चाहते हैं। और समानता लाना महज कोई सपना नहीं है, उसका एक मॉडल हमारे पास है, उसका एक अल्टरनेट मॉडल हमारे दिमाग में है। और वो अल्टरनेट मॉडल ये हो सकता है कि इस देश के अंदर जिस तरीके की नवोदारवादी नीतियों को अपनाया गया है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ खनिज संपदाओं को नहीं बेचा जा रहा है, पानी, पर्वत, पहाड़, लोगों तक को बेच दिया जा रहा है। कल को इनका बस चले तो ये हवा को भी बेच दें, और जो लोग जितना पैसा देगा कहेंगे कि आप इतना ही सांस ले सकते हैं। इस तरीके की नीति इस देश के अंदर पैदा की जा रही है। शिक्षा का सवाल कभी भी लोगों के जरूरत से सिर्फ इतना नहीं है कि आप पैसा दीजिए तब शिक्षा लीजिए। शिक्षा का सवाल लोगों का बुनियादी सवाल है, बुनियादी हक और अधिकार है। जब आप हमारा वोट लेते हैं तब आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमको शिक्षा दीजिए। और शिक्षा के ऊपर जो खर्च किया जाता है वो खर्च नहीं है, वो निवेश है। क्योंकि जब इंसान शिक्षित होगा तो वो अच्छी नौकरी करेगा, और अच्छी नौकरी करके वो ज़्यादा टैक्स भरेगा, जिससे देश आगे बढ़ेगा, जिससे समाज की प्रगति होगी। इस बात को, इस अल्टरनेटिव मॉडल को हमको समझना पड़ेगा। इस देश में शिक्षा का सवाल कभी भी एक राजनीतिक सवाल नहीं बना, और जो राजनीतिक सवाल बना उसको लेकर के सामाजिक आंदोलन नहीं हुए, जो जिसको लेकर के सामाजिक आंदोलन हुए उसको लेकर के कोई राजनीतिक सवाल नहीं बना। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये जो अंतर्विरोध है, इस अंतर्विरोध को हमको समझना पड़ेगा। और शिक्षा का सवाल अगर हम एक महत्वपूर्ण सवाल बना पाते हैं तब हमको लगता है कि उसके अंदर ही हम धर्मनिरपेक्षता की बात कर सकते हैं, उसके अंदर ही हम साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर सकते हैं। जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो कुछ सवाल अपने आप हमारे दिमाग में आएगा कि क्यों और कैसे इस देश के पाठ्य पुस्तकों में गोडसे का नाम लाया गया। गोडसे जिसने गांधी की हत्या कर दी सांप्रदायिकता के आधार पे, वो आज हमारा हीरो कैसे बन रहा है। आसाराम बापूजी नहीं कहेंगे, आसाराम कहेंगे उसको, जो बलात्कार के आरोप में जेल में बंद है, उसको पाठ्य पुस्तकों में कैसे शामिल कराया जा रहा है। किस तरीके से इस देश के अंदर जो अलग अलग तरीके के लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है उसको पाठ्य पुस्तकों से हटाया जा रहा है। आने वाले समय में अ से अनार नहीं पढ़ाया जाएगा।
रौ से रंग नहीं बढ़ाया जाएगा। ये जो सांप्रदायिकरण किया जा रहा है शिक्षा का, ये सवाल हमको उठाना पड़ेगा। रही बात साइंटिफिक टेम्परामेंट की, तो इस देश में जिस तरीके से अंधविश्वास फैलाया जा रहा है उसको हमको सवाल बनाना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग स्मार्टफोन यूज करते होंगे और स्मार्टफोन पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आता होगा, जय माता दी, जय माता दी, जल्दी से 10 लोगों को भेज दीजिए, मनोकामना पूरी हो जाए। किस तरीके से वैज्ञानिक संयंत्रों के माध्यम से अंधविश्वास को फैलाया जा रहा है, किस तरीके से जो विज्ञान है उसका सहारा लेकर के लोगों को धार्मिक और उन्मादी बनाया जा रहा है। धार्मिक होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म के आधार पर जो उन्माद फैलाया जा रहा है उससे समाज को दिक्कत है, क्योंकि इससे समाज की शांति भंग होती है। ये जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं, इन तमाम मुद्दों को अगर हम एकजुट कर पाते हैं, शिक्षा और रोजगार के सवाल को अगर इस देश के अंदर सबसे बड़ा सवाल बना सकते हैं, और जो उत्पीड़न है शोषित लोगों का, चाहे वो दलित हों, आदिवासी हों, पिछड़े हों, महिलाएं हों, उनको लेकर के अगर हम लोग कोई कानून बनाने की लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं तो निश्चित तौर पे ये हमारा एक बढ़ा हुआ कदम होगा। और क्रांति कोई एक दिन में होता नहीं है। अलादीन का चिराग हमारे पास है नहीं कि हमने जलाया और दुनिया बदल गई। दुनिया बदलते रहती है, हमें तय करना है, हमें लाइन खींचना है कि हम किस तरफ खड़े हैं। दुनिया को बदलने वाले लोगों के साथ खड़े हैं या दुनिया को बर्बाद करने वाले लोगों के साथ खड़े हैं, ये हमको तय करना है। और हमको लगता है कि जो इस देश के विद्यार्थी हैं, इस देश की यूनिवर्सिटियों में जो हो रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये है कि क्यों सरकार घबराई हुई है विद्यार्थियों से, क्यों डर लगता है उसको विद्यार्थियों से। अभी ये जो थोबरा आप देख रहे हैं अखबार पे, इसके ऊपर 200 करोड़ रुपया खर्च किया गया है, और हम जो नॉन नेट फेलोशिप मांगते हैं उसका टोटल बजट 99 करोड़ रुपया है। 99 करोड़ रुपया आपको विद्यार्थियों के लिए देने के लिए नहीं है, 200 करोड़ रुपया अपना फोटो खिंचवाने के लिए है। इसका मतलब यह है कि नीति में दोष नहीं है, आपकी नीयत में दोष है। और आपकी जब नीयत खराब है तो हम आपकी इस नीयत की खराबी को समझते हैं, क्योंकि हम अपना फेलोशिप तो लेंगे ही लेंगे, हम जस्टिस फॉर रोहित की लड़ाई को तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, साथ ही साथ इस देश के अंदर जो 65% युवा हैं उनके शिक्षा और रोजगार के सवाल को भी लड़ करके आगे लेंगे, बढ़ाएंगे, जीतेंगे। और जो हमारा सवाल है लोकतंत्र का, संविधान का, उसको भी बचाएंगे। ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा संघर्ष है। ये जो परिस्थिति देश के अंदर बनी है जिसमें हर जगह डाउट क्रिएट किया जा रहा है, झूठ और प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके, वो जो नीति थी हिटलर की कि 100 बार किसी झूठ को बोलो तो झूठ सच हो जाता है, उस पे जो हमारे देश में चीज़ों को फैलाने की कोशिश की जा रही है उसको हमको समझना पड़ेगा। कल रात 1 बजे जी न्यूज़ के एक रिपोर्टर और कैमरामैन हमारे हॉस्टल में घुसे बिना परमिशन के। पता नहीं हमारा डस्टबिन चेक करने आए थे, उसमें क्या गिनने के लिए आए थे हमको नहीं मालूम, लेकिन हमने उनको पूछा कि आप कहते हैं कि हमारा राइट है रिपोर्ट करने का, ठीक है आप रिपोर्ट कीजिए, लेकिन हमारा भी राइट है प्राइवेट स्पेस में रहने का, आप इसको डिस्टर्ब मत कीजिए। ये जो कुछ चैनल हैं जिन्होंने मीडिया के एथिक्स को बेच करके सरकार की भक्ति शुरू की है, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हर तरफ इन्होंने एक डिवीजन खड़ा किया है, यूनिवर्सिटी से लेकर के, मीडिया हाउस से लेकर के, घर से लेकर के, बाजार से लेकर के, समाज के हर एक हिस्से में इन्होंने एक लाइन खींच दिया है। हमको तय करना है कि किस तरीके से हम अपने मुद्दे पे वापस लेकर के आते हैं इनको। और हम इन सवाल इनसे पूछते हैं कि सब कुछ तो ठीक है, बताइए कि आपने 6000 करोड़ रुपया टैंक खरीदने में खर्च किया है, तो उस 6000 करोड़ टैंक के पैसे को आप शिक्षा पे क्यों नहीं खर्च कर देते हैं। लोग कहते हैं कि अगर किसी को हराना हो, देश को आगे बढ़ाना हो, तो लोगों को शिक्षित करना जरूरी है, उनके हाथ में बंदूक देना जरूरी नहीं है। बंदूक से एक बात और याद आई है कि आजकल इस देश में एक अजीब तरह की बात हो रही है। अगर कोई दलित अपना बंदूक उठा ले तो उसको नक्सली बता देते हैं, अगर कोई मुसलमान बंदूक उठा ले तो उसको आतंकवादी बता देते हैं, और कोई हिंदू अगर बंदूक उठा ले तो उसको नेशनलिस्ट बता देते हैं, राष्ट्रवादी बता देते हैं। और सिर्फ राष्ट्रवादी बता नहीं देते हैं, जो मालेगांव बम ब्लास्ट की फाइल थी उसके नीचे ये लोग पहिया लगा देते हैं और वो फाइल गायब हो जाती है, और देखते देखते कुछ लोग जेल से छूट जाते हैं और बरी हो जाते हैं, और उनका बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता है। और ये कहा जाता है सत्यमेव जयते। मोदी जी, सत्यमेव जयते होगा,
क्योंकि सत्य की जय होती है। आप अपने हारने का इंतजार कीजिए, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी सरकार झूठ पर टिकी हुई है, जुमलों पर टिकी हुई है। बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग जिस विषय पे विमर्श कर रहे हैं वो विषय है युवा और राजनीति का। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि युवाओं को राजनीति की जरूरत क्यों है। युवाओं को राजनीति की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर हम कॉन्शियसली राजनीति में होते हैं तब हम अपने मुद्दों को खुद तय कर रहे होते हैं। अगर हम अनकॉन्शियसली राजनीति में होते हैं तो हम किसी और के मुद्दे के शिकार बन रहे होते हैं। और हम चाहे राजनीति में रहें या ना रहें, हम राजनीति में होते हैं। हमारे पैदा होने से पहले हम पोलियो के शिकार होंगे कि नहीं होंगे, ये राजनीति से तय की जाती है। इसीलिए हमको अपनी राजनीति तय करने की ज़रूरत है कि इस देश के अंदर जो कुछ बुनियादी सवाल हैं वो बुनियादी सवाल राजनीतिक सवाल बने। और वो बुनियादी सवाल ये है कि सबको शिक्षा मिलना चाहिए, सबको काम मिलना चाहिए, सबको आत्मसम्मान के साथ जीने का हक और अधिकार है, किसी के साथ भी गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ शोषण नहीं होना चाहिए। ये तमाम मुद्दे युवाओं को अपना राजनीतिक सवाल बनाना होगा कि हम तमाम लोग इस देश के अंदर विकल्प की राजनीति करेंगे। और वो विकल्प ये होगा कि हम समतामूलक समाज की स्थापना की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए युवाओं को राजनीति में जाना चाहिए और उनके जो मुद्दे हैं वो सरकार बदलने के लिए नहीं, समाज बदलने के लिए होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।